हैं जो कैसे हुआ था। पता नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अखबार के लोग मुझे फोन करते कि हनुमान जी दिल्ली वर्ष के हम आए थे, आप कहाँ थे? अरे मैं तो वहीं तो बैठा हूँ 70 दिन से। बोले नहीं, कोई इंटरव्यू कोई दूसरा ही दे रहा था, वो जो आगे बैठते थे ना, वो अपना इंटरव्यू देकर बोले हमने बंद कर रखा, हमने बंद कर रखा, वो वापस उनको भेज देते। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी जानते हो कि देश के अंदर मेरे समाज के 20 MP होंगे, लेकिन सत्ता किसी ने नहीं छोड़ी। सत्ता हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी। मोदी की परोसी थाली को छोड़ के सड़क पर अपने भाइयों का साथ दिया। और देश में 70 दिन अगर कोई सांसद सड़क पर बैठा था, वो नागौर का सांसद था जो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ा था। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 10 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए हमारे समाज और कुल को गौरवान्वित किया, उसी तरह हनुमान बेनीवाल इस आपके सम्मान की लड़ाई लड़ा था। भाइयों, तो लड़ाई मैंने पहली बार नहीं लड़ी। जब रोहतास जी मंत्री हुआ करते थे सरकार के अंदर, यूनिवर्सिटी के चुनाव थे, रोहतास जी ने बड़ी चिंता करी। चुनाव से 15 दिन पहले जेसी बोस कांड हो गया। इन्होंने कहा हनुमान जी आप तो चुनाव हार जाओगे, सारे अपने ही बच्चे समाज के। लेकिन मैंने कहा रोहतास जी चिंता नहीं करें, मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत का परिणाम मेरे पक्ष में आएगा। भाइयों सोच लो कि जेसी बोस कांड के समय 15 दिन देश के अखबारों के फ्रंट पे किसान के बच्चों की फोटो और उनको मुलजी बना के जो काम किया कि यही वो लोग हैं जो बदमाश है, उसके बावजूद 15 दिन के अंदर हनुमान बेनीवाल उस कांड का कलंक अगर धोने का किसी ने काम किया और समाज का सम्मान बढ़ाया, तो जेसी बोस कांड की उस आग के अंदर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन के ये संदेश दिया कि मैं लड़ाका हूं। और मुझे उस समय सर्व समाज ने वोट दिया था। कॉमर्स कॉलेज कैंपस मेरे समाज के साथ साथ मीणा, गुजर, आपका SC, ब्राह्मण, बनिया, तमाम नौजवान। और जब कैंपस जिसके अंदर सबसे समझदार बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट, MBA, साइकोलॉजी, आपका सोशियोलॉजी, जब उनके वोट खुले तो 100 वोट पड़े, 90 हनुमान बेनीवाल। जहाँ MBA के अंदर 70, 68 इस तरह वोट, कैंपस का वोट, कॉमर्स कॉलेज का वोट, महाराजा कॉलेज का वोट मिला। उन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी के समाज के कुछ बच्चों ने बदमाशी कर ली होगी, लेकिन पूरा समाज दोषी नहीं है। हनुमान बेनीवाल लड़ाका है जो विश्वविद्यालय को आगे लेके जाएगा, ग्रामीण छात्रों को आगे लेके जाएगा। तो भाइयों, ये तो मेरे खाते में तो कई बार मैं सोचता हूँ कि समाज के लिए संघर्ष करना ही लिखा है। इस राजस्थान के अंदर बड़े से बड़े नेता हुए, मैंने बड़े बड़े धुरंधर नेता देखे, कई नेताओं से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं मानता था कि नेताओं का कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन मैंने उनको छोड़ के जाते हुए भी देखा। लेकिन पहली बार किसान के बेटे ने पार्टी बनाई और पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का नौजवान ताकतवर है, राजस्थान का किसान ताकतवर है। अब वो समय आ गया कि हमें कांग्रेस भाजपा के साथ साथ एक क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता है। अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी देके सेकंड दर्जे के नौजवान जो खड़े हैं मंच पे, इन नेताओं को तैयार करने का काम किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने किसान के बेटों को उनका हक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। और सबसे ज्यादा बड़ी रैलियां जिनका रिकॉर्ड कोई अभी तक तो तोड़ नहीं सका, नहीं मुझे लगता नहीं कोई 2-5 साल तोड़ पाएगा। जब बाड़मेर से मैंने हुंकार भरी थी, भाइयों में मेरे लिए नहीं लड़ रहा था, मैं भी चाहता सत्ता के अंदर आ सकता था। 2003 में रोहतास जी थे, सिर्फ टिकट की बात थी, मुंडवा या नागौर। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट से ही लड़ूंगा। वसुंधरा जी के हमारे झगड़ा हो गया, उन्होंने जिद करी नहीं दूंगी। मेरे से बड़ा समाज का एक नेता उनको मिल गया, उसको उन्होंने प्रयोग किया, मैं लड़ा, वहां पे हार गया। लेकिन 2004 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मेरे दरवाजे पर आए कि MP की सीट जितानी है, आप हमारी मदद करो। मैंने मदद करी, 4 में MP में इनका बना दिया। और चूंकि मुझे तो लड़े बिना मैं रह नहीं सकता, आप जानते हो, इसलिए 4, 5, 6, 7 की जो परिस्थितियां थी, जब राजस्थान में गुजरों पे गोलियां बरसाई गई, उसमें हनुमान बेनीवाल को विधायक नहीं था, लेकिन विधायक का चुनाव लड़ा हुआ, विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष था। मैं गुजर समाज के भाइयों के लिए भी सड़क पर लड़ रहा था। और 8 के बाद लगातार आपने देखा होगा, 8 में रोहतास जी हम 7 विधायक थे। 8 के बाद लगातार अगर मुझे मंत्री बनना होता, 8, 13, 18, 19
पाले बदल के मैं भी बन जाता, मुझे कौन रोक रहा था। और अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हो। अब मंत्री बनना मेरे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सत्ता में किसानों को भागीदारी कैसे मिले, पूरा कब्जा सत्ता में किसानों का कैसे। और हनुमान बेनीवाल मंत्री बन के आपकी सेवा कर रहा है। मेरी एक आदत है, मैं दोस्ती भी पूरी करता हूं और दुश्मनी भी पूरी निभाता हूं। मैं बीच का कोई काम नहीं करता और बिना छेड़े किसी को छेड़ता नहीं। और जो मुझे छेड़ता है मैं प्रयास करता हूं कि उसका भी हिसाब बराबर करूं। एक दो लोगों के हिसाब राजस्थान के अंदर कुछ एक आध बाढ़ में साइड का बाकी हिसाब रह गया, वो मैं 23 में पूरा कर दूंगा। आप उसकी चिंता नहीं करें। मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए जो रिकॉर्ड बनता है वो मेरे नाम से ही बनता है। रोहतास जिला हम थे साथ ही, उस समय भी कई बार तो हम साथ, कांग्रेस की सरकार थी 8 के अंदर, पहले तो बीजेपी से जीते थे, हम साथ ही थे। फिर संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई तो सरकार के खिलाफ भी लड़ते थे। और एक स्थिति मेरी ये आ गई कि कांग्रेस के मंत्रियों से झगड़े हो गए तो करीब करीब मुझे तो सस्पेंड ही करते थे। तो जी मेरी बहुत चिंता करते थे, वो देख के आज थोड़ी सस्पेंड हो गए आप, ये जब भी विधानसभा बात करते हैं कह रहे हनुमान जी निलंबित थोड़ी हो रहे हो। अभी निलंबित कोई मैं मेरे लिए तो होता नहीं था, आपके लिए होता था। अभी मेरी पार्टी के 3 विधायक, आप देखिए जब विधानसभा चली बीजेपी के 70 पार है, लेकिन मेरे विधायक तख्ती लेके विधानसभा चेंज करें, तख्ती लेके कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम पालना नहीं करते, पालना करना हमारा काम नहीं है। ऐसे नहीं कोई मॉनिटर की तरह करे पालना कर रहे। मेरे एमएलए जब भी जनता तकलीफ होगी तो तख्ती भी लेके जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो डांग लेके भी चले जाएंगे विधानसभा। वो मैं लेके गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तख्तियां लेके गए, उनको सस्पेंड कर दिया, मार्शलों ने बाहर निकाला। लेकिन मैं एक दुख के साथ एक कहना चाहूंगा कि बीजेपी के 70 विधायकों ने जब मेरे विधायकों को मार्शल बाहर निकाल रहे थे, उनकी आत्मा जागी नहीं और उन्होंने उनको बचाया नहीं। ये पूरे राजस्थान ने देखा था कि आरएलपी के विधायकों को किस तरह मार्शलों ने बाहर निकाला और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बैठे बैठे वहां हंस रहे थे। बताइए ये स्थिति है राजस्थान। कौन लड़ रहा है आपके लिए? मैं लड़ रहा हूं। और भाइयों मैं भी चाहता एक काम कर सकता था। मेरे तो एक आदत है, एक बार रोहतास जी ने चढ़ा दिया मुझे कि शांति धारीवाल ज्यादा बोलता है, मैंने कहा कर देंगे इलाज, कर दो। करने चला गया, गृह मंत्री था वो प्रदेश का, तो उसकी सीट के पास ही चला गया। ये पकड़ के लाया मुझे वापिस, धारीवाल जी बाहर निकल गए, मुझे सस्पेंड किया। फिर ये लोग भी मेरे लिए सस्पेंड हुए, फिर वापस लिया। मेरी एक आदत, जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इसको आप वैसे समझ लो कि हनुमान जी तो जो मन में आती वो नहीं करता, जो अच्छा काम होता है ना वो ही करता हूँ। मन में तो आज मेरी ये थी कि मैं 8 घंटे नींद लूंगा, 2 बजे आया, 6 बजे उठ के भागना, क्यों आप यहाँ बैठे थे। तो मन के अंदर आती वो हो नहीं सकती। मुझे आपकी चिंता है, मुझे ये माताएं बहनें जो बैठी है ना, ये आप देख रहे हो कि प्रदेश को अगर किसी ने जगाया, ये वो इलाके लोग इंतजार नहीं करते। शेखावाटी के वो इलाके जहां नेताओं का इंतजार नहीं करते, विशेषकर हमारे समाज के लोग कभी इंतजार भी नहीं करते और गाड़ियां भेज दो तो भी नहीं आते। जो प्यार प्रेम, ये नागौर बाड़मेर नहीं है। देखो 7 बजे का मतलब है, टाइम दे रहा हूं तो 8 बजे है, उससे आगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सीकर झुंझुनू के बच्चे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हुआ करते थे, मुझे अध्यक्ष होने में जानता था। बता रहा हूं आपको, मुझे कह रही थी हनुमान धोखो मत कीजिए भाया। पुकार रैलियों के माध्यम से सबसे बड़ा प्रदेश हमारा देश के अंदर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से आपका बाड़मेर कहाँ होगा, जैसलमेर कहाँ होगा, जालौर कहाँ होगा, बॉर्डर पाकिस्तान का कहाँ होगा, इधर हमारा उदयपुर। प्रयास भी क्या किया कि किसान को कर्ज मुक्त कराऊंगा। कर्ज मुक्त के आंदोलन की पहली शुरुआत अगर करी तो नागौर में दिसंबर 16 के अंदर रैली करके देश में संदेश दिया 5 लाख लोगों ने कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों को रोजगार लोकल। और उस रैली से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर किसानों के बड़े आंदोलन हुए कर्ज माफी को लेकर। यूपी में आंदोलन हुए, कई किसानों ने शहादत दी।
लेकिन कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा कहीं से मिली तो नागौर की उस किसानों की हुंकार मार रैली से कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। वो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने उसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद जो 5 बड़ी रैलियां प्रदेश के अंदर करी, चौथी रैली जब हुई वसुंधरा जी की सरकार थी, 50,000 नौकरियां, 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री करी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए पिछली बार। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम था। और जब ये कांग्रेस की सरकार आई, वो आदेश वापस ले लिया। लड़ाइयां बहुत है। अभी आप देख रहे हैं कि हम आरएलपी पार्टी का गठन हुआ, आज भी हमारे मुद्दे वही है। हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा वही है, कर्ज मुक्त किसान। कर्ज मुक्त कौन सा कर्जा? कर्ज मुक्त मतलब पूरा कर्जा माफ कर दो। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि 10,000 तक का कर्जा माफ, उसमें सारा ही कर्ज हो गया। अब आप कह रहे हो कि केसीसी का नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर कौन सा कर्जा माफ करोगे? कर्जा की श्रेणी तो वो है कि जितना भी कर्ज है वो माफ करो। राहुल गांधी कह के गए 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, बात से बदल गए। दिल्ली के नेता भी कहते हैं। और नेताओं को क्या बदलने की आदत है? मैं बीजेपी के बहुत से नेताओं से मेरी दोस्ती है। जब ये तीनों बिल आए तो यहाँ के मंत्री, एमपी सब मुझे कहते थे क्यों खराब हो रहे हो, बिल वापस नहीं होंगे। मोदी जी ने बहुत जिद करी। अरे मैंने कहा वोटों का आगे जिद नेताओं के हमने देखिए टूटते हुए, पीछे जाते हुए देखा। और एक दिन ऐसा आया कि प्रधानमंत्री ने तीनों बिल वापस ले लिए। क्रेडिट किसी को नहीं दिया, होशियार है। बीजेपी के नेताओं को भी नहीं दिया कि फालतू कोई नया नेता बन जाएगा, उनको भी नहीं। खुद ही बोले मैंने मनन किया और मैं वापस किया। ये आदत उनकी अच्छी है, दूसरे को देखना ही नहीं चाहते पार्टी में, खुद ही सर्वे। फोटो भी कैसे छप जाए। एक दिन रक्षा मंत्री चल रहे थे, वो थोड़े आगे हो गए उनसे, तो उसको यूं किया, फोटो मेरी चले और ऐसे पोज देते हैं। मेरी वो कैमरे वाला ये बैठे लड़के फोटो खींचे थे, कैसा पोज दो। मैंने कहा मैं तो दे नहीं सकता। बोले इस्माइल, बोले मोदी जी कितने अच्छे पोज देते, मैं उनकी वोट में नहीं वो तो पोज ही दे रहे और कर क्या रहे हैं देश के अंदर। तो आप जानते हो सारी बातें। खैर भाइयों, यहाँ जो मामला है, यहाँ हमारे बीजेपी के नेता भी बैठे हैं, मेरे भाई ये अंकुर दाइमा जो बैठे हैं, इनको मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इनके पिताजी मेरे पिताजी के साथ लंबे समय तक एमएलए थे। कसाना जी का संघर्ष आप रोज देख रहे हो। डॉक्टर साहब रोहतास जी के प्रति जो प्रेम है इस इलाके के अंदर वो झलक रहा है। और आप सब जब कार्ड देने चौधरी साहब आए थे 5 साल आप लोग, तब आपने कहा था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को तो बुलाना ही बुलाना भाई, हमारा तो पुराना प्रेम है। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, ये परिवहन मंत्री थे, ये निर्दलीय बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा हमेशा ध्यान रखते थे रोहतास जी। और ये प्रेम जब का है। और चूंकि इनके लिए बीजेपी कांग्रेस कोई मायने नहीं रखती, ये तो खुद अपने वजूद से बानसूर की जनता ने इनको नेता बनाया था 1993 के अंदर निर्दलीय चुनाव। और जो आदमी निर्दलीय लड़के किसी पार्टी के खिलाफ जीत के आ जाता है तो उसकी खुद की ताकत होती है। और ये सही है, इनके प्रति आपका बहुत बड़ा प्रेम। और ये बेबाकी से अपनी बात पार्टी के मंचों पर कहते भी थे। और इनके देखा देखी मैंने भी कह दी तो ये तो सस्पेंड हो नहीं, मुझे पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पार्टी ने बाहर निकाला, आपने मुझे और ऊंचा बिठाया। और जब देश में आवश्यकता पड़ी, मैंने बच्चों को पूछा आरएलपी तो बना दी, अब क्या करें बोलो। तो कई जगह कहा यहाँ मत लड़ाओ लड़ाओ भाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, 3 जीते, कई जगह सेकंड रहे, हमारे पास संसाधन थे नहीं। लोकसभा के जब चुनाव आए डॉक्टर साहब, तब सब बच्चों की इच्छा थी। मैंने कहा क्या करें बोलो, बोले बीजेपी से गठबंधन करो। अब बीजेपी से करना कोई हाथ में थोड़ी था, जोग संजोग बैठ गया, भाजपा से गठबंधन हो गया। मैं एमपी बन के चला गया और 24 एमपी आपके बीजेपी के 25 के 25 वहां चले गए। किसान आंदोलन में फिर आप शुरू हो गए, छोड़ो छोड़ो। कोरोना और किसान आंदोलन में तो आ गया, बाहर जाते ही 4-6 महीने बाद सड़क पर वापस आ गया। आपने कहा आ गया, अब एक दूसरा आंदोलन और तैयार है। ये तो था किसान आंदोलन, अब सेना को जो ठेके पे दे दिया, कौन लड़ेगा इसकी लड़ाई बताओ मुझे। पहले तो पंजाब वालों ने लड़ ली थी, अब तो कोई रैली नहीं हो रही देश के अंदर। जवान की बात अगर इस लोकसभा में कोई कर रहा है, पूरे देश के अंदर अग्निपथ का कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का सांसद है जो लोकसभा से लेके जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी किसानों जवानों ने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया,
इनसे पंगा मत लो, इनको खुश रखो, नहीं तो आप जैसे कांग्रेस के कई नेता हुआ करते थे वही स्थिति बीजेपी के नेताओं की हो जाएगी। इसलिए जवानों का आंदोलन राजस्थान से होगा और अभी हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन आगामी दिनों में इसी हाईवे पे एक कूच हम और करेंगे जो दिल्ली की ओर होगा और उसमें संख्या होगी 1 लाख से ज्यादा जवानों की। जब हम अग्निपथ का विरोध करेंगे, उससे पहले आप देखिए थानागाजी का जो मामला था दलित युवती वाला, उसमें हम लोग आंदोलन में थे, दौसा में राज साहब, और हम गए, मुकदमे भी दर्ज हुए। आप जान रहे हो सारी बातें, एक चीज जानते हो। विधानसभा का चाहे मंच हो चाहे लोकसभा का मंच हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, ईआरसीपी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं कोई वोट के लिए ईआरसीपी की बात नहीं कर रहा, वोट के लिए तो वो लोग बात करेंगे जो यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन ईआरसीपी अगर लागू हो जाती है, उसको राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इन 13 जिलों के साथ साथ इस राजस्थान की काया और तकदीर बदल जाएगी। ये बात मजबूत तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम कर रहे हैं। और मैं कसाना जी को कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी को लेके ईस्टर्न से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत आप लोग करें, और हम वहां से आते हैं, राजधानी को घेरते हैं, पहले जयपुर को घेरेंगे। पहले तो ये तो झगड़ा मिटाएं कि गजेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत नहीं चाहते, और अशोक गहलोत कह रहे हैं गजेंद्र सिंह नहीं चाहते। अब कौन नहीं कह रहा, तय तो भाई ये तय करना जरूरी है। इसके लिए ईस्टर्न से इस बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे और हम उधर से आ जाएंगे, पहले राजधानी को घेर लेंगे, अगर यह हाथ खड़े करें दिल्ली की तरफ चल पड़ेंगे अपने। क्या ये 13 जो जिले हैं, इनको सिंचाई और पीने के पानी की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कभी मध्य प्रदेश की सरकार रोड़ा अटकाती है, तो कभी राजस्थान वाले कह देते हैं दिल्ली वाले जाने, और दिल्ली वाले कह देते हैं कि अशोक गहलोत जाने। और तो हम क्या करेंगे, मानसून वाले थोड़ी करेंगे, या तो राजस्थान वाले करेंगे या दिल्ली वाले करेंगे। ये जो परिस्थितियां आपके सामने, इनके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि विधानसभा का जो सत्र है, ये सरसों की फसल, चना जो दिख रहा है राजस्थान के अंदर, पाला पड़ने से सरसों की फसलें खराब हो गई। विधानसभा में इस मामले को पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर, चाहे पेपर लीक का मामला हो। अभी हमारे अध्यक्ष ओंकार सिंह जी चौधरी साहब जो कलेक्टर रहते हुए, मैं डॉक्टर साहब रोहता जी को कह रहा था कि ओंकार सिंह जी कलेक्टर बनने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन ओंकार सिंह जी बदले नहीं। वो उसी तरह जिस तरह खेत में काम करते थे, उसी तरह कलेक्ट्रेट में भी काम, अपने आदमी आ गया उसका काम कर दिया, उसी रफ्तार से इन्होंने काम किया। ये चिंता करी कि बिजली दुर्घटना के अंदर जो हमारे यहाँ जिनकी डेथ हो गई, जो घायल हो गए, जुलूस के उनको पैसे नहीं मिले। अभी कुछ दिनों पहले अजमेर डिस्कॉम का घेराव किया था हजारों की तादाद के अंदर हमने, और एक कमेटी बना के ओंकार सिंह जी उसमें आदेश करा दिए थे कि 15 दिन में जितने भी लोग हैं जिनके पेंडिंग है, पेंडेंसी खत्म करा देंगे, सारा पैसा उनको मिलेगा। इसी तरह आज ही मैं बात करूंगा डिस्कॉम अजमेर के एमडी, जिसके बाद जयपुर का चार्ज भी है, और चेयरमैन कि जयपुर डिस्कॉम के अंदर जितने भी ऐसे मामले हैं बिजली के, करंट के, उन तमाम मामलों को जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवारों को सहायता मिले, ये जल्दी आपके जयपुर डिस्कॉम के अंदर भी कराएंगे। अजमेर डिस्कॉम का घेराव आपने देखा था, आज घोषणा पत्र के अंदर बिजली की कोई बात लिखते हो, बिजली दे नहीं रहे हो, करंट बिलों में दौड़ रहा है। ये जो हालात है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हर पेपर आउट हो रहा है। अब तो लोगों का भरोसा ही उठ गया कि एग्जाम देख नहीं दे, पता नहीं देंगे तो बच्चे के आउट हो जाएगा पेपर, तो 15 मिनट पहले आ जाएगा, आधा घंटे पहले आ जाएगा। लोग तो हमसे बात करते हैं कि भाई साहब पेपर कहाँ मिलता, बताओ, हमारा ये काम रह गया नेताओं का साहब, और नहीं तो पेपर दिलवा दो। 30 साल हो गए आपके पीछे दौड़ते हुए, एक आध बच्चे को नौकरी लग जाए। मैं लोकसभा के अंदर गया, मुझे यूपी बिहार के सांसदों ने कहा, हनुमान जी एक बात बताएं, आपको तो डिग्री मिलती है? मैंने कहा डिग्री मतलब डिग्री पढ़ते मिलती है? बोले नहीं, पहले हमारे एरिया तो बंद हो गई, आपके राजस्थान में चालू बता रहे, प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल गए। तो 10वीं की डिग्री की क्या रेट है?
बोर्ड की, और 12th की डिग्री या आपकी ग्रेजुएशन किस हिसाब से वहाँ मिलती है, आप बताएंगे? मैंने कहा मैं कोई धंधा थोड़ी करूँ, मैं तो उनको जेल में डालूंगा। तो राजस्थान की जो इज्जत आज देश के अंदर बनी और जो नीचे आई, अपराध में नंबर 1 पे चले गए, फर्जी डिग्रियों के अंदर नंबर 1 में चले गए, और जो सरपंचों वाला जो किया था कि पढ़े लिखे सरपंच होंगे, किस तरह बेचारे सरपंचों के साथ कुठाराघात किया बताइए। सरपंचों को मजबूरी में कहीं न कहीं से डिग्री लानी पड़ी, और डिग्री लाए तो जेल भी गए, सरपंच भी गई और बदनामी हुई, और बाद में सरकार ने उसको वापस ले लिया। ये सरकारें भी पता नहीं क्या क्या करती है। आप देखिए, एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ। हमारे एसीबी के डीजी ने कहा कि जो पकड़े जाएंगे उनके नाम ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई एसीबी के बड़े अधिकारी का नाम आ रहा था भ्रष्टाचार में, तो उसको छुपाने के लिए आदेश निकाल दिया। जब मीडिया ने विरोध किया, हम सब ने विरोध किया, तो 3 दिन बाद आदेश वापस ले लिया। किसान को उसका हक अधिकार कैसे मिले? या एक डिमांड ये भी थी कि दिन में बिजली मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात को भी पुरजोर तरीके से हम आज ही आपकी बात चेयरमैन से करेंगे कि पूरे इलाके को दिन में बिजली मिले। रात में बहुत ज्यादा ठंड है, लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ के जनप्रतिनिधि मजबूत है वो अपना काम कर लेते हैं, और जहाँ जनप्रतिनिधि अपने घर की चिंता करते हैं वहाँ किसान की चिंता कोई नहीं करता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मानसूर के इस विजयपुरा गांव के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर के कार्यक्रम के अंदर बुला के आपने जो मान सम्मान किया, आज से तय कर लें कि मानसूर इलाके की भी उतनी रखवाली करूंगा जितनी खियोचर इलाके की करता हूँ। ये मैं विश्वास करता। मैं रोहतास जी जो हमारे पूर्व मंत्री आपके चेते हैं, उनको भी आह्वान करूंगा, डॉक्टर साहब आप कोई बड़ा आंदोलन मानसूर की धरती से छेड़े और मुझे भी आमंत्रित करें। कसाना जी भी आएंगे, क्योंकि हमें तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है राजस्थान में, और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपको नहीं ले जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं अकेला ही लड़ जाऊंगा। तो कोटपुरली तक तो अपन मिलके इस कांग्रेस का बाजा बजाते हैं। आप लोग तैयारी करें, और एक दिन अगर आप आंदोलन करेंगे, सरकार में दम नहीं जाता। जैसे ही आप इकट्ठे हुए और सरकार ने घुटने टेक के, सरकार ज्यादा लंबी लड़ती भी नहीं, लेकिन वो देखती है कि लड़ने की ताकत है कि नहीं, तो हमें लड़ना होगा। तो एक एक दिन अपने अधिकार के लिए हम सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। आज एक ये सुनीता हत्याकांड, भूप छेड़ा का मामला जो लंबा चला था, उसमें आप सब लोगों ने धरना भी दिया। इसमें मुझे लग रहा है कि राजनीतिक जो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक आका है, उनके अलावा पैसे वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़े धनाढ्य लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस मामले की एसओजी से जांच करा के, रोहतास जी इस मामले की जांच एसओजी थोड़ी की है, एसओजी से जांच करा के, और जो भी मुलजिम है सुनीता हत्याकांड के, उन मुलजिमों को सलाखों के पीछे डलवा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। ये इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन आप हिम्मत रखें। जो काम हमने आज तक हाथ में लिया वो काम पूरा किया है। आज बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि साहब ये बहुत बड़ा अन्याय इस इलाके के अंदर हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस जांच को भी एसओजी के अंदर दिला के, और जो भी बचाने वाले हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे, और जो भी हत्यारे हैं उनको हम सलाखों के पीछे दिलाएंगे। कसाना जी ने रोहतास जी को आमंत्रित किया। रोहतास जी तो वैसे ही शुरू से मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब अगर रोहतास जी अपनी ताकत को पहचान लें, ये खाली बानसूर के नेता नहीं है, ये राजस्थान के नेता। अगर आज ये शुरुआत आज नहीं कल करते, एक यहाँ तो अब स्थिति राजस्थान में बताऊं क्या है, आप सब तैयार हो। जिस तरह मैंने शुरुआत करी तब रोहतास जी मुझे खुद कहते थे, हनुमान तू चला गया बीजेपी छोड़ के, वापिस जीतेगा नहीं, खराब हो जाएगा। अब मैं तैयार हुआ नहीं, होके आ गया ना वापिस। समय लगा 15 साल का। कोई व्यक्ति मजबूती से अगर आगे आ जाए हमारे साथ, ये मैं आया तो हजारों की तादाद के अंदर नेता भी आ जाएंगे। पहल कौन करे? अब कई लोग कहते हैं कि साहब हम आपकी तरफ आएंगे लेकिन नवंबर 23 में आएंगे। उसके बाद मैंने हम क्या करेंगे? नवंबर 23 नहीं, नवंबर 23 में मत आओ। डॉक्टर साहब तो आए हुए हम लोग साथ ही रह रही, तो लड़ाई लड़ी, हम तो रोज लड़ते ही हैं। ये तो बीजेपी में रहते हुए भी अपनी बात पार्टी के अंदर भी उठाते थे मंच पे। तो रोहतास जी जैसे समझदार लोग, मजबूत लोग जो किसानों की पैरोकारी करते हैं, और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया आज। तो इन्होंने कहा भाई आशीर्वाद दे दिया मैंने,
तो इन ऐसे व्यक्ति अगर आ जाएं और इनका मार्गदर्शन कसाना जी और हमारे जैसे जवानों को मिल जाए, कसाना जी अपने जैसे जवानों को इनका मार्गदर्शन मिल जाए पार्टी में, तो उसके बाद पीछे बचता क्या बताओ? कांग्रेस के पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचा। तो मैं तो इनको आमंत्रित कराऊंगी। तो इनकी पार्टी आरएलपी किससे बनी? बीजेपी से निकल के बनी है। बीजेपी से 5-6 नेता निकले, वो कई तो ज्यादातर वापस चले गए, नहीं दूं जिसे पार्टी में। तो आप इसकी भी तैयारी रखें और समय पर अगर आगे देखिए, ये तो तय है कि मारवाड़, अब यहाँ बैठे आदमी को मारवाड़ का पता नहीं, मारवाड़ में 43 सीटें पूरी 43, जिसमें नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही ये जिले आते हैं। 43 में से 35 सीटों पे आरएलपी 1 नंबर और 2 नंबर रहेगी। 35 आप तैयार हो गए पूरे मारवाड़ के लोग। इसी तरह बीकानेर आ जाओ, चूरू का रिजल्ट देख लो, मेवाड़ में बल्लभनगर का देख लो, पिछला हमारा आसीन का देखो, जो जाट गुजरों का समीकरण 45,000 वोट हमारे पिछली बार आसीन के अंदर आए। कोटपुतली में कसाना जी ने जिस तरह टक्कर दी, उस समय हम नए थे, आप लोगों को भी हो सकता है उतना भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन 4 साल में आपने संघर्ष देखा। अगर अलवर और जयपुर में तो तमाम सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ी, बगरू, दूदू, चाकसू 20,000, चोमू में 40,000 प्लस किए, सीकर में 30,000, नीम का थाना में 26-27,000 वोट मिले। कई जगह हमने यारी दोस्ती निभा दी। कोई आ गया, अरे आप मत लड़ो, नहीं लड़ाए, मेरी कौन सी सरकार बन रही थी, मैंने कहा 2-5 सीट आ भी जाएगी क्या होगा, मुझे तो लड़ना है और 5 साल लड़के नए राजस्थान का निर्माण करना है और 5 साल पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा। दुर्भाग्य से कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर 2 साल में हम सब कहीं कहीं पीड़ित हुए, किसी ने अपना खोया कोरोना के अंदर। आपने देखा होगा कि किस तरह के दिन देखने पड़े कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर जवान दम तोड़ गया। दिल्ली वाले, कांग्रेस, राजस्थान पर आरोप लगा रहे थे, राजस्थान वाले कहते कि वेंटिलेटर अच्छे नहीं थे, उसमें आम आदमी मारा गया। और जो हालात बने वो आपसे छिपे नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया कोरोना काल के अंदर भी, बाद भी, पहले भी, और लड़ते लड़ते विश्वविद्यालय से लेकर अभी तक लड़ते लड़ते 25 साल हो गए। 25 साल में विधायक और सांसद तो बने, लेकिन सत्ता की जिद करके बैठे कि हम सत्ता किसानों को सत्ता के शिखर पे बिठाएंगे, इनको पूरी ताकत किसानों को दिलाएंगे। भाइयों, आज बीजेपी और कांग्रेस के अंदर अगर मेरे समाज के कोई नेता आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसके अंदर मेरा सहयोग भी मान लो, क्योंकि मैं जितनी ताकत से लड़ रहा हूँ उनको भी छोटी मोटी उनकी दुकानदारी भी पार्टियों के अंदर उनकी चल जाती है, कि नहीं तो हनुमान जी की सेना आ जाएगी, इसलिए 1-2 को एडजस्ट करके पटक लो कोने के अंदर, काम तो नहीं होते उनको, मुझे पता है। और पिछली बार अगर जीते थे दोनों पार्टियों के मुखिया, तो उनको पूछ लेना कि उनकी जीत कैसे हुई थी। ये माइक पे कहने की बातें नहीं, ठीक है ना। मैं तो बहुत प्रयास किया, लेकिन अब 23 की लड़ाई के अंदर आप सबको हमें मजबूती देनी होगी। मैंने एक मारवाड़ का उदाहरण आपको दिया था, और चूरू के अंदर भी सरदार शहर का चुनाव वहां पर देखा, 47,000 वोट लिए थे आरएलपी पार्टी ने, 47,000, जहाँ 9,000 थे 18 में, वो 46,000 लिए। एक व्यक्ति था। मेरे पास कोई फिल्म स्टार है नहीं, कोई बड़े नेता है नहीं, मैं ही चेहरा हूँ, मुझे ही जाना है, और मेरे बड़े बड़े जो भाई है कैंडिडेट उनको लेके मैं घूमता था। हमारे पास कोई धनाढ़ लोग भी नहीं, आप जानते हो सारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कैसी है। लेकिन देश में एक बात चल पड़ी कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत दल के रूप में उभर रहा है, और दूसरे जो दिल्ली के आसपास के दल हैं अगर वो रुके हुए हैं तो उसकी वजह आरएलपी पार्टी है, नहीं तो दूसरे लोग घुस जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये आपके नौजवानों का संघर्ष, मेरे प्रति जो समर्पण है, जो त्याग है, आशीर्वाद और दुआएं हैं बुजुर्गों की, उसी का परिणाम है कि आज बानसूर की धरती पे भी आप 5 घंटे से इंतजार कर रहे हो। मुझे पता है कि खाना भी तैयार है, और आप सबको अब यही लग रहा है कि हनुमान जी का भाषण लंबा हो गया तो तुरंत चले और खाना खाएं। ये मंदिर निर्माण के अंदर हम सब आए हैं, तो हमारी सबकी इच्छा है कि सहयोग करें, लेकिन मैं ओंकार सिंह जी पे छोड़ देता हूँ। ओंकार सिंह जी, आप यहाँ के लोगों से बात करके हम सब मिलके आप इस मंदिर को जो भव्य रूप आगे देना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, हम सबका सहयोग इसमें जैसा आप लोग कहेंगे वैसा सहयोग हम दे देंगे। आज बात नहीं करेंगे, आगे आप इसकी रूपरेखा बना लें कि हमें किस तरह सहयोग करना। हमारी पूरी टीम
पूरा आपका साथ देगी और विश्वास दिलाता हूं कि जो मंचासीन हमारे अतिथि है रोहतास जी, पूर्व मंत्री साहब कसाना जी, ओंकार सिंह जी, अंकुर जी दाईमा, भाई भादू साहब उप प्रधान थानागा जी, राम राम लोग खड़े हो गए। इनका भाषण नहीं हो पाया था भादू साहब का, मैंने कहा कोई नहीं मैं आपकी तरफ से दे दूंगा। विक्रम कराठी विराटनगर बहुत सेवा की थी बॉर्डर पे, जब 70 दिन रहे थे। नवनीत चौधरी जिला अध्यक्ष अलवर, भाई राजपाल चौधरी हमारे पार्टी के प्रवक्ता है बॉर्डर पे, उस टाइम राजपाल भी 70 दिन तक लगातार बैठा रहता। संदीप ओला जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अलवर, राकेश चौधरी, राकेश जी के घर की इच्छा थी लेकिन दोबारा इनके घर पे बुलाएंगे जब आएंगे राकेश जी का, आज मान लिया। साथ ही महेंद्र जी चौधरी जिला अध्यक्ष सीकर, जो आज पूरा शादियों का अपना परिवार में शादी छोड़ के यहाँ पे आए। रोहित गुर्जर प्रवक्ता, इसका भाषण अगली बार सुनाएंगे आपको रोहित का। राकेश जी दाईमा, डॉक्टर श्रवण जी चौधरी, सुरेंद्र चौधरी भाई हमारे युवा के अध्यक्ष जयपुर के, मनालाल जी, आमिर मोहन निठारवाल, दीपचंद कमलेश, शंकर जी नारोलिया जो जयपुर के जिला अध्यक्ष हैं, भाई मानाराम और पूरी टीम जो सांवर मुआल और मुकेश, जो तमाम जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं आरएलपी पार्टी के, किसी का नाम नहीं ले पाया, नाराज मत होना, अगले कार्यक्रम में ले दूंगा दोबारा। आप सबने ऐतिहासिक कार्यक्रम करा और मैं मंचासीन रोहतास जी को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मेरा जब कार्यक्रम होता है तो कमजोर लोग होते हैं मंच छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत मजबूत है कि लगातार मंच पे बैठे, इसलिए भी बैठे ये शुरू से 25 साल से इनका हमारा साथ है और इनकी एक आदत है, ये अपने लोगों की हमेशा मदद करते हैं, किसानों। ये मैंने देखा किसान की, अपने समाज की, अपने लोगों की, जाट गुजर जहां भी बात आ जाती है हमेशा उसकी मदद करते रहते हैं और ये मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय इनका भी रोहतास जी का पहले भी इन्होंने राज किया है और आगे भी निश्चित रूप से राज करेंगे। ये मैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं मेरे बड़े भाई इनको मैं भी कह दूं कि आपका भी भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन आप कभी कभी कमजोरी महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि क्या हो रहा है यार, ये पुरानी बीजेपी ठीक कैसे हो गई। आप इसकी चिंता नहीं करें, जब कमजोरी महसूस करें तो मोबाइल खोल के मेरे को देख लें, हनुमान लड़ा, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ जो आपने बीच में छोड़ दी थी, मैं लड़ाई पूरी लड़ रहा हूँ। अगर थानागाजी नहीं जाते, यहाँ लड़ लेते, निर्दलीय जीत जाते, मान छूटे, जीत तक नहीं जीतते। बीजेपी वालों ने ऐसा फंसाया इनको कि सीधा थानागाजी भेज के ऑपरेशन कर दिया, उनका आदत है उनकी। मेरे को कह रहे थे कि हनुमान का कुछ नहीं बचना, आ गया ना, मतलब एमएलए बन के, एमपी बन के, छोड़ के वापिस आपके बीच आया कि नहीं आया। ये भी साथ ही चिंता में जो आमंत्रण दिया, मुझे लग रहा है स्वीकार भी करेंगे। बड़ा आंदोलन रोहतास जी, बड़ा आंदोलन अलवर की धरती से, मानसूर की धरती से करेंगे। हमें अगर बुलाएंगे जरूर आएंगे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही बात करेंगे। आपका आंदोलन में चिंता नहीं करें, मोदी जी का जिक्र नहीं करेंगे आपका आंदोलन से सर आ जाएंगे। आप सबने अच्छा कार्यक्रम करा। तेजाजी महाराज का मंदिर इस इलाके में बन गया तो निश्चित रूप से किसानों के लिए आने वाला समय अच्छा होगा। जब हल जोतने किसान जाता है तो तेजाजी के जयकारे के साथ अपनी बात की शुरुआत करता है। और वीर तेजाजी महाराज, गुजरों जाटों का इतिहास कहीं अगर मिलता है तो तेजाजी महाराज से जब हम शुरुआत आगे पीछे करेंगे तो कहीं न कहीं लगेगा कि हम भी इतिहास के अंदर एक थे। जितनी किसान कौमें वो एक थी। इतिहास के अंदर ज्यों ज्यों जाएंगे तब लगेगा हम सब भाई हैं, हम मजबूत हैं, हम भोले हैं, हम सीधे हैं। हम किसी के बेकाव में आ जाते हैं और बेकाव में लोग लाके और हमें टूल बना के हमारा उपयोग करके और फिर छोड़ देते हैं। छोड़ते नहीं छोड़ते, आप बताओ। आपको ध्यान होना चाहिए, जब अशोक गहलोत ने सरकार में शपथ ली तब मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाए तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन देंगे। ये मैंने ऐलान किया था। और दोबारा जब रोहतास जी और सारे गहलोत की सरकार गिरा रहे थे तो मैं इनके साथ था सरकार गिराने में। मेरे तीनों विधायक इनके साथ थे पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब नहीं बना, मेरे हाथ में नहीं, मेरे पास तो 3 थे, वो तो वो जाने उनका काम। लेकिन हमने हमारा धर्म निभाया 2 बार मजबूती से। और ये भी कहा था कि हमारे
जाट और गुर्जर में कोई अंतर नहीं। अगर गुर्जर मुख्यमंत्री बनता है तो हम उनके हाथ लगा लेंगे। ये भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं। ये बात राजस्थान के अंदर अगर मजबूती से किसी ने कही तो नागौर के सांसद ने कही थी। मैं पुनः 3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले देवनान भगवान की, जय बोले बाबा जी महाराज की।